नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रयाग आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय पाठ संख्या 4 शब्द विचार। इस अध्याय का यह चौथा भाग है। इससे पहले के भाग में हमने शब्द के बारे में जाना, शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है, उनके भेद और उपभेदों को विभिन्न उदाहरण के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी ये वे शब्द हैं जिनको हम प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं, यानी हम अपनी भाषा में उनका प्रयोग किस तरीके से करेंगे, उनको कितने आधारों में बांटा गया उसका वर्णन इस भाग में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सामान्य शब्द, दूसरा है तकनीकी शब्द और तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्द। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा और इसकी पहचान छुपी हुई है। कैसे, देखिए। सामान्य जनजीवन और क्रियाकलापों से जुड़े किसी भी भाषी द्वारा दिन प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। यानी हम आम जनजीवन की सामान्य भाषा में दिन भर के जो क्रियाकलाप हम करते हैं, अपनी जो सामान्य लैंग्वेज है, भाषा का प्रयोग जब हम करते हैं तो उनमें हम जो भी सरल से जो वाक्य प्रयुक्त करते हैं, जैसे दाल, रोटी, घर, आना, लेना, तेज, धीरे, अच्छा, बुरा, पानी, पेड़, नदी, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी सामान्य शब्द हैं जिनको हम आम जन की बोलचाल की भाषा में आए दिन बोलते हैं। लेकिन अब हम बता रहे हैं तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी किसी विशेष विषय या व्यवसाय से संबंधित रखने वाले हैं। यही तकनीकी शब्द है, यानी टेक्नोलॉजी वाले, जिनका एक विशेष विषय होता है, व्यवसाय होता है, उसी के लिए एक निश्चित परिभाषा लिए हुए आते हैं, यानी उनका एक निश्चित परिभाषिक रूप में अर्थ निकलता है। तो इसीलिए इन्हें परिभाषिक शब्द भी कहते हैं। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? पारिभाषिक शब्द। जैसे सीमा, शुल्क, बल, अधिनियम, अध्यादेश, ज्ञापन, विज्ञप्ति, टिप्पणी, पावती, संहिता, ये ऐसे शब्द हैं जिनको पारिभाषिक शब्द कहा जा सकता है, जिनकी अर्थ को निकालने के लिए एक परिभाषा एक निश्चित विषय का अर्थ लेकर आएगा। तो ये एक टॉपिक समझ लो, एक बड़े से परिभाषा के रूप में इनका अर्थ देखा जा सकता है। तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्द। अर्ध तकनीकी शब्द कौन से होते हैं? जिनको हम आम आदमी अपने जीवन में प्रचलित करते हैं, जिनका प्रचलन हम अपने जीवन में करते हैं भाषा के रूप में, और उनके द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे रस, शक्ति, बल, गति, अक्षर, चुनाव, नाटक, तो हम आम जन अपने जीवन में इसका प्रचलन करते हैं। अब ये तकनीकी भी है, किस रूप में? देखो, तकनीकी लोग इन शब्दों का प्रयोग निश्चित अर्थ में करते हैं। ये सामान्य शब्द तो है क्योंकि इनको हम आम अपनी जन की भाषा में बोलते रहते हैं, लेकिन साथ साथ में ये तकनीकी भी है। क्यों तकनीकी है? क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ होता है। तो दोनों ही रूप, सामान्य रूप और तकनीकी रूप, इसके अंदर मौजूद होता है। क्योंकि इसका एक विशेष निश्चित अर्थ निकलता है तो इसलिए तकनीकी बन जाएगा, और सामान्य जन इन शब्दों का प्रचलन अपनी भाषा में करता है तो ये सामान्य भी बन जाता है, और सामान्य लोग इसे सामान्य रूप में अपनी भाषा में अपना भी लेते हैं। अब अगला आता है 5वां, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नाम से ही समझने की कोशिश करें। व्याकरणिक यानी उन शब्दों का व्याकरण के अंदर, व्याकरण के प्रकार्य में प्रयोग किया जाता है। व्याकरण के जो नियम होते हैं, यानी जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो व्याकरण हर एक शब्द के लिए काम करता है, उसकी अपना एक प्रकार्य है, उसका एक अपना कार्य है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीनों ही जुड़े हुए होते हैं। तो कर्ता का स्थान कहाँ है, कर्ता किससे संबंधित होता है, कर्ता किन किन कारणों से परिवर्तित होता है, इन सभी शब्दों को आपस में हम जोड़ते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है व्याकरण के ऊपर। व्याकरण के जो नियम होते हैं उन पर निर्भर करता है।
तो वाक्य में प्रयुक्त होने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में, बाहरी रूप से परिवर्तन दिख रहा है और अंदर से वो आपस में, वाक्य के अंदर आपस में वो जुड़े हुए होते हैं, और कुछ अपने अपने मूल रूप जैसे हैं वैसे ही रूप में बने रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो इसी परिभाषा से हमने दो बातें जानी। एक जानी कि एक ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है और एक ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता। तो इसी दृष्टि से इन शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन से शब्द? व्याकरणिक प्रकार्य, यानी व्याकरण के नियम के अनुसार कार्य करने वाले शब्दों को व्याकरणिक प्रकार्य शब्द कहते हैं। और इन्हें दो वर्ग में बांटा गया है, विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द के अंदर ही इसका अर्थ और इसकी परिभाषा छुपी है। विकार, विकारी शब्द विकार शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिवर्तन, व्यय यानी बदलाव होना, उसमें बदलाव किया जाता है। चार ऐसे प्रमुख आधार हैं जिनकी वजह से उन शब्दों में परिवर्तन होता है। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक, काल। ये चार ऐसे टॉपिक है, ये चार ऐसे विषय है जिनकी वजह से इन शब्दों में परिवर्तन किया जाता है और इन शब्दों में परिवर्तन आता है, इसीलिए ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार इसके प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? विकारी शब्द के प्रकार हैं। इनमें बदलाव किया जा सकता है। किस आधार पर? कौन वजह बनता है बदलाव होने की? लिंग, वचन, कारक, काल। ये चार ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इनमें परिवर्तन होता है। अगर आपसे पूछा जाए विकारी शब्द कौन सा है तो आप बताएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें परिवर्तन किया जाता है और कौन कौन आधार बनते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल। इन रूप में ये परिवर्तित होते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमने सुना, अविकारी शब्द। नाम में ही अर्थ छुपा है, अ यानी नहीं, विकारी यानी परिवर्तन। अविकारी कह दो, अव्यय कह दो, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। किन वजह से? उन्हीं चार वजह से। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक और काल। इन चार आधारों में, इनके चारों के प्रभाव से ऐसे शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये जैसे हैं वैसे ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि प्रकार ये यहाँ लिखा है ना, तो इनका प्रयोग उसी रूप में होता है जिस रूप में वे मौजूद हैं। तो बदलाव नहीं किया जा सकता, एज इट इज हम यूज करेंगे। तो कौन से ऐसे भेद हैं या अविकारी शब्द कौन से हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता? वो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये चार ऐसे टॉपिक है, ये चार ऐसे पॉइंट हैं जो अविकारी शब्द में आएंगे और इन शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। तो जब कभी अव्यय वर्ड सुनते हो तो हमें याद आ जाना चाहिए अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा गया है। और अविकारी जिसमें बदलाव नहीं होता, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, साथ में इसके निपात भी आया है। तो एक बार हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, लेकिन सरसरी नज़र इन बिंदुओं पर भी डाल लेते हैं ताकि इसका एक बार रिवाइज हो जाए। हमने पढ़ा कि वर्णों के मेल से बने सार्थक स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती हैं। उसमें वर्णों का मेल होता है, सही अर्थ निकलता है और एक प्रकार की स्वतंत्र इकाई भी है और सबसे छोटी इकाई भी है। तो इसको हम दूसरे नंबर पर डालेंगे शब्द को, यानी शब्द भाषा की दूसरी इकाई है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द यानी वो शब्द जो वाक्य के अंदर आ जाते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कितना आधार पर होता है? स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और पांचवा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर बांटा गया है। आधार समझ गए? बेस, जिस आधार पर उनको रखा गया है। फिर आता है स्रोत, यानी पहले आधार पर कितने भाग उसके बांटे गए हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो कितने हो गए? 5। पहला स्रोत, जहाँ से वो लिया गया है, जिसकी जर्नी बिलोंग करती है, जिसकी पीढ़ी जहाँ से उत्पन्न हुई है, वो है तत्सम, तद्भव, यानी तत्सम संस्कृत के, तद्भव हिंदी के, देशज जो हम अपने देश में बोलते हैं, विदेशी जो बाहरी देशों से हैं, संकर जो 2 अलग अलग भाषाओं को मेल करके बोले जाते हैं। ठीक है। रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? शब्द को 3 भागों में।
रूढ़ शब्द जिनका अपना विशेष अर्थ होता है, यौगिक शब्द जो दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर बनता है, और योग रूढ़ शब्द जो अलग अलग शब्दों को जोड़कर तो बनता है लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ऐसे ही अर्थ के आधार पर शब्द को एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थक और श्रुति संग भिन्नार्थक में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को तीन आधार पर है, यानी तीन इसके प्रकार बताए गए हैं: सामान्य, तकनीकी और अर्ध तकनीकी। सामान्य सरल हम आम जन अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, तकनीकी यानी विशेष विषय के संदर्भ में यूज़ करते हैं, और अर्ध तकनीकी जो सामान्य भी है और उसका विशेष अर्थ भी है। ठीक है, अब अगला आता है व्याकरणिक प्रकारी के आधार पर। ऐसे शब्द जो विकारी भी है और अविकारी भी है, यानी उन शब्दों में परिवर्तन भी होता है और जिनमें परिवर्तन नहीं भी किया जा सकता, एज इट इज़ यूज़ करते हैं, अविकारी भी। दो प्रकार के इसके अंदर आएंगे। अब हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार विकारी है। और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, साथ में निपात, ये पांचों ही अविकारी शब्द हैं। हमें नाम को याद रखना पड़ेगा, और जब आप इनके टॉपिक्स को यानी इस अध्याय को पढ़ोगे तो आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा कि ये अविकारी क्यों हैं, और हम जिस वाक्य में प्रयोग करेंगे भाषा का, तब भी हम इसको ध्यान में रखेंगे तो हमें ये आसानी से लर्न हो जाएंगे। उम्मीद है बच्चों आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे हम एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।